नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल, और मैं डेली कहता हूं कि आपको जवाब जरूर दे के जाना है, क्योंकि अभी से अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन हमारा सामने था कि नाबार्ड के RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RIDF was established in 1995-96 to provide loan for rural infrastructure project। इसकी स्थापना 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि बजट 1995-96 या फाइनेंशियल ईयर 1995-96 में नाबार्ड के अंतर्गत एक फंड इस्टेब्लिश किया गया, और जिस फंड का नाम क्या देखने को मिल रहा है, कल के लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था। दूसरा है कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू RIDF इफ दे फेल टू मीट एग्रीकल्चरल लैंडिंग टारगेट्स। मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट चलता है, और वो कंसेप्ट चलता है PSL का कंसेप्ट। और PSL का जो कंसेप्ट देखोगे तो वो हमें ये देखने को मिलेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट चलता है। प्राथमिक क्षेत्रक उधारी, और प्राथमिक क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन पब्लिक सेक्टर बैंक को उनके द्वारा जो भी बांटा जाने वाला ऋण है, जैसे मान लो कि एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या मान लीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी कि एक सरकारी बैंक है। तो ये सरकारी बैंक मान लीजिएगा 100 करोड़ रुपए का क्या बांटने वाला है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। और 100 करोड़ रुपए का ये लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है, तो इसमें से ये क्या चाहेगा, या कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, हर एक कमर्शियल बैंक ये सोचता है कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सेक्टर में करें जहाँ से हमें हाई इंटरेस्ट मिले और टाइम पर पैसा हमारा क्या आए, रिटर्न आए, मतलब NPA ना बने, पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में या गैर निष्पादित परिसंपत्ति में ये पैसा कन्वर्ट ना हो। तो ये बैंक क्या चाहेगा, सैलरीड पर्सन को लोन देना चाहेगा। ये बैंक किसको लोन देना चाहेगा, जिसकी नियमित वेतन आ रहा है, जो ट्रेडिंग क्लास है, बिजनेस क्लास है, क्रिकेटर है, फिल्म मेकर है, ऐसे लोगों को ये पैसा देना चाहेगा। किसान जो मौसम पे निर्भर है, विद्यार्थी जिसका अभी जो है भविष्य सुरक्षित नहीं है, या कोई सीनियर सिटीजन जिसका भरोसा नहीं है कि कब निकल पड़ चला जाए ये आदमी, ऐसे लोगों को ये लैंडिंग या ऐसे लोगों को ये लोन नहीं देना चाहेगा। अब बैंकिंग हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंकों को इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया है कि अनबैंक्ड एरियाज में जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है वैसे क्षेत्रों में सुविधाएं दीजिएगा, या अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध करवाया जाए जिनसे अर्थव्यवस्था का पहिया क्या होगा, तेजी से घूमेगा, या अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन या क्रेडिट क्रिएशन से अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे हमें खादी ग्राम उद्योग देखने को मिलेगा, MSME सेक्टर देखने को मिलेगा, स्टूडेंट क्लास है, डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है कि समाज का जो वंचित वर्ग है। तो हमारा RBI चाहता है कि ऐसे वर्गों को प्रायोरिटी दी जाए ऋण प्रदान करने में। किसानों कृषि के लिए दिया जाए, खादी ग्राम उद्योग के लिए दिया जाए, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमियों के लिए दिया जाए। तो इसके लिए बाकायदे एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिक क्षेत्रक उधारी। जो भी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, या घरेलू जो भी बैंक ऑपरेट हो रहे हैं देश के भीतर, उन्हें जितना भी अपना क्रेडिट क्रिएशन करते हैं या जितना भी ये उधार बांटते हैं, उसका 40% इनको क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में या प्राथमिक क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत देना पड़ता है। अगर मान लीजिएगा कि इस बैंक ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 100 करोड़ रुपया अपना लोन बांटने वाला था, तो इसे PSL के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसे 40% यानी कि लगभग 40 करोड़ रुपया इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में प्रोवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन करना था। अगर मान लीजिएगा ये बैंक अपना 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं दे पाता, ये प्राथमिक क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है, तो इसके लिए RBI का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई-कुबेर। तो कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि RBI का डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो RBI का जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ई-कुबेर। ई-कुबेर पे RBI ने क्या किया कि 2018 के अराउंड एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे बोला गया PSLC, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो बैंकों ने अपने टारगेट से ज़्यादा इस सेक्टर में लैंडिंग कर ली है,
उनके पास में एक्सेस रहेगा, मतलब उनके पास अधिकता होगी, सरप्लस होगा। और कुछ ऐसे बैंक जैसे मान लीजिए इसने अपने मीट आउट नहीं किया टारगेट को, या इसने 40% की लेंडिंग नहीं की प्रायोरिटी सेक्टर में, तो क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे बैंक इनको सर्टिफिकेट्स को, जिन बैंकों ने अपने टारगेट को ओवर अचीव कर लिया है, उनसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक बना के रखा है PSLC में या PSL में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, कि एक सर्टेन परसेंटेज हर एक बैंक को अपना कृषि क्षेत्र में क्या करना होता है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अगर मान लीजिएगा कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, या कोई ऐसा जो डोमेस्टिक बैंक है जो अपना PSL के टारगेट जो एग्रीकल्चर में उसे लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उसको अगर फुलफिल नहीं कर पाता है, तो ये RIDF में भी कंट्रीब्यूट करके क्या कर सकता है, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करके उस टारगेट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में हमें ये बताना है, अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी का कंसेप्ट पढ़ा है, तो कृषि क्षेत्र के लिए हर एक बैंक को PSL के अंतर्गत कितना लोन डिस्ट्रीब्यूशन या कितना ऋण का वितरण करना होता है, मुझे ये कमेंट करके आप बताओगे। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली आपके साथ एक फैक्ट शेयर नहीं किया है, और अगर आप पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपको कोशिश करनी है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में मैं इसको क्या कर दूंगा, आपको कन्वे कर दूंगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो हम PSL पे 1-2 क्वेश्चन और चेक कर लेंगे, देख लेंगे उससे। तो पहला स्टेटमेंट कि नाबार्ड के अंदर RIDF को एस्टेब्लिश किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक, जो ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो अपना क्या नहीं कर पाती हैं, PSL के अंदर एग्रीकल्चर का टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, लैंडिंग का या ऋण वितरण का, वो RIDF में क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तीसरा है RIDF लोन आर प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रूरल रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। मतलब वही है कि RIDF के अंदर जो भी पैसा है, इससे राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया जाता है, रियायती दर पे ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये भी सही लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने डी आंसर दिया था उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, आपने सही पकड़ा था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, आप में से बजट को लेकर के एक लोग ने कमेंट किया था, जैसे एक ने जो है, और भी जो है, आप लोगों के आंसर सही थे। मतलब आप कमेंट करते हैं तो वो मैं देख लेता हूँ टाइम टू टाइम, जब भी लेक्चर में रिकॉर्ड करने से पहले एक बार कमेंट को ज़रूर चेक करता हूँ कि आपका क्या रुझान चल रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो ये अपना कमेंट जरूर करते रहिएगा, बताते रहिएगा, उससे हमें भी क्या पता चलता है कि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। RBI एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016। RBI अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, कि लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण शुरू करने के लिए संशोधन किया गया। दूसरा है द इन्फ्लेशन टारगेट इज रिव्यूड इन एवरी 5 ईयर्स बाय द गवर्नमेंट। मुद्रास्फीति की दर को हर 5 वर्ष में, या मुद्रास्फीति लक्ष्य की दर को हर 5 वर्ष में सरकार के द्वारा इसको क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द टारगेट पीरियड इज सेट फॉर 3 ईयर्स अहेड। लक्ष्य अवधि 3 वर्ष आगे के लिए निर्धारित होती है। ये हमारे सामने लिखे हुए हैं 3 स्टेटमेंट। अगर आपने जो है पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो ये क्वेश्चन वहीं से सीधा क्या किया गया, पूछा गया। हुआ क्या एक्चुअल में, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी का नाम था उर्जित पटेल कमेटी। ये जो उर्जित पटेल कमेटी है, ये उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन किया या अपना सुझाव दिया कि हमें क्या करना होगा, जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है या RBI की जो मौद्रिक नीति है, इस मौद्रिक नीति में हमें क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को हमें क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। तो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को हमें क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। और वो सुनिश्चित ऐसे हो सकता है कि हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ अमेंडमेंट या कुछ हमें बदलाव करने पड़ेंगे। इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही, या उर्जित पटेल जो कमेटी है, इसके सुझाव के आधार पर ही हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कि 2016 में 2016 में RBI अधिनियम 1934 में क्या किया गया, बदलाव किया गया। RBI एक्ट 1934 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया,
और एक फाइनेंशियल बिल के माध्यम से, एक वित्त विधेयक के माध्यम से ऐसा संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया बेटा कि आरबीआई एक्ट 1934 में एक नया सेक्शन 45ZB को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। इस 45ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या किया गया, प्रोविजन किया गया कि मौद्रिक नीति समिति का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति का क्या किया गया, प्रोविजन किया गया या इसके बारे में प्रावधान किया गया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो प्रोविजन किया गया, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का अगर कंपोजिशन अगर देखोगे तो इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर्स में से 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 आरबीआई से होते हैं, और 3 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 सदस्यों का मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखोगे कि ये जो 3 मेंबर हैं, जो ऊपर वाले आरबीआई वाले, इसमें से एक तो गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है, और जो 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड हैं वहाँ में से एक मेंबर होता है। ये जो 3 भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से फेमस इकोनॉमिस्ट इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, एवरी बाई मंथली बेसिस पर, हर 2 महीने के बिस्तर पर क्या करती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। ये जो आपको लिखी हुई है 6 मेंबर की कमेटी हर 2 महीने के स्तर पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। इसके अलावा ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने एक महंगाई का टारगेट रखा है या टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन बना के रखा है, और वो टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या बना के रखा है, 4 ± 2%। इसने महंगाई का टारगेट बना के रखा है कि कभी भी महंगाई को 6% से ऊपर नहीं जाने देना है, और कभी भी महंगाई को 4 - 2 यानी कि 2% से नीचे नहीं आने देना है। तो इन्फ्लेशन का क्या बना के रखा है, टारगेट बना के रखा हुआ है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। अब देखो कि ये जो टारगेट जो सेट करके रखा है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, तो ये जो टारगेट सेट करके रखा है, ये कितने टाइम के लिए जो सेट करके रखा है इन लोगों ने, 2016 में जो कमेटी बनी, उस 2016 में जब ये कमेटी बनी तब ये टारगेट किया गया अगले 5 ईयर्स के लिए। तो ये कितने टाइम के लिए टारगेट सेट किया जाता है, 5 साल के लिए ये टारगेट सेट किया जाता है, यानी कि 2016 से 2021 तक के लिए टारगेट सेट किया गया, फिर 2021 से अब 2026 तक के लिए टारगेट सेट हमें देखने को मिलता है। तो एवरी अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए ये क्या करके रखा हुआ है, टारगेट सेट करके रखा हुआ है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से क्या करना है, देखना है। अगर आपने ये डिटेल में समझ लिया है तो क्वेश्चन को देखिएगा। आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016। ये स्टेटमेंट आपको अब सही लग रहा होगा कि हाँ, आरबीआई अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया। इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेशन, जिसके द्वारा एक लचीला महंगाई का टारगेट क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और ये देखोगे कि 4 ± 2%, महंगाई को कभी भी 4 + 2 यानी कि 6% से ऊपर नहीं जाने देना है, और 4 - 2% यानी कि 2% से, यानी कि 2 से 6% के विंडो में या इस लेवल पर हमें हमेशा महंगाई को क्या करके रखना है, मेंटेन बना करके रखना है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, द इन्फ्लेशन टारगेट इज रिव्यूड इन एवरी 5 ईयर्स बाई द गवर्नमेंट, कि मुद्रास्फीति का जो भी लक्ष्य है उससे प्रत्येक 5 साल में क्या करती है, सरकार समीक्षा करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। द टारगेट पीरियड इज सेट फॉर 3 ईयर्स अहेड, लक्ष्य अवधि 3 वर्ष आगे के लिए निर्धारित की गई है। क्या 3 वर्ष के लिए की गई, नहीं, 5 साल के लिए। ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर सही कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। आंसर क्या देखने को मिलेगा, 1 and 2 ओनली। ये इस तरीके से आपको क्या रखनी है, अपनी अप्रोच को ध्यान रखना है। इस तरीके से अपनी चीज़ को क्या, कि कोई भी जो भी पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से ही, मतलब आपने पढ़ा था बस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जिन लोगों ने मेरे साथ में अगर रेगुलर क्लास में प्रीलिम्स के बैच में पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए मैं सारी बातें बताता हूँ कि रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, और इनके टाइम पर उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर साहब हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी गई, मौद्रिक नीति समीक्षा समिति, और उसने कहा कि मौद्रिक नीति जो हर 45 दिन में आती थी पहले, इसमें पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए या ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। समय अवधि 45 दिन का जो विंडो है उसको बढ़ा करके 60 दिन, क्योंकि हम जो बदलाव करते हैं ना अर्थव्यवस्था में, उसका हमें आउटकम पता नहीं चल पाता है।
कि पहले क्या होता था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी बदल जाते थे। अब मान लो सरकार ने आज क्या, आरबीआई ने क्या कर दिया, आज बदल दिया। अब 45 दिन के भीतर इनका रिजल्ट सही पता नहीं चल पाता था कि अगर हम सस्ती मौद्रिक नीति लेकर के आए हैं तो इसका आउटकम क्या हुआ है, अगर हम मान लीजिएगा कि हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी या कठोर मौद्रिक नीति लेकर के आए तो इसका क्या आउटकम हुआ। तो इसके लिए बाकायदा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। फिर इसको टाइम को 45 दिन से बढ़ा करके 2 महीने यानी कि 60 दिन कर दिया गया है। तो हर 2 महीने में ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं समीक्षा करते हैं, महंगाई को मेंटेन कितना, 2 से 6 के बीच में, 4 ± 2% याद रखना। और ये टारगेट हर 5 साल में क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो 2016 से 21 और अभी 2021 से 26। अब अगला टारगेट सेट होगा 2026 से 31 तक के लिए। इस चीज को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर आप देखोगे, क्वेश्चन लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आरबीआई कैन यूज ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग कर सकता है। दूसरा है, रेपो रेट कट हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेशन। रेपो दर में कटौती मुद्रास्फीति कम करने में मदद करती है। दूसरा ये लिखा हुआ है। तीसरा लिखा है, सीआरआर इंक्रीज एज अ टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेटरी प्रेशर। सीआरआर में वृद्धि मुद्रास्फीति दबाव से निपटने का उपकरण है। ये एप्लीकेबल पार्ट लिखा हुआ है, जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के ट्यूल्स बताए थे मैंने आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में, तो उनका ये एप्लीकेशनल पार्ट लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है कमेंट में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और हो सकता है तो अपना जो है कि 1-2 पॉइंट अपना बता दीजिएगा कि आपने ये आंसर क्यों दिया है, या वैसा सीधा ऑप्शन जो भी आपके सामने लिखे हैं ABCD, इनमें से क्या करना है, आपको क्या करना है, सही जवाब देना है। तो कल जो आपको क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। हो सकता है कि कल के लेक्चर के बाद हम लोग अब बजट और टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, टैक्सेशन, बजट, ये सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट लिखा हुआ है। तो वहाँ से हमें क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अभी 1 फरवरी को बजट आएगा, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो उनको अगर हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे हमें एक आइडिया रहेगा कि हमें बजट में किन चीज़ों पर फोकस करना होता है, या हमें किन चीज़ों, बजट की क्या क्या डायमेंशन हमें पता होने चाहिए, तो इनको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी आप देखोगे कि स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। यूपी PCS का एक फाउंडेशन बैच है। ये बेसिकली P2I बैच है, मतलब आपको ये आरंभ 18.0 बैच, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए क्या किया जाएगा, एक साथ गाइड किया जा रहा है। और सभी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। जो भी लोग आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे गाइड करते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के, मान के चलिएगा, महारथी हैं। मतलब अभी तो भले ही आपने मेरा लेक्चर इकोनॉमी देखा है, आप पॉलिटी का लेक्चर देखिएगा, आप करंट अफेयर का लेक्चर देखिएगा, आप हिस्ट्री का लेक्चर देखिएगा, आप दूसरे सेगमेंट का या निर्मेश सर की क्लास देखिएगा, योगी सर की क्लास देखेंगे, आप विपुल सर की, विवेक सर की, सुमित सर की, सब आपको लगेगा कि एक से बढ़कर के एक महारथी हैं। मैं तो बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस टीम का, आपको समझ में आएगा। और कोर्स में मतलब पूरा जी जान से ये लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप ये फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आरंभ 18.2 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरह के बैचेज हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। कोड क्या यूज कर सकते हैं, RJT लाइव। ये आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, 24 जनवरी से ये कोर्स क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। रेफरल कोड RJT लाइव क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9289996923, ये नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है बैकएंड पे, वो आपको पूरा का पूरा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के रेगुलर आपको अपडेट मिलेंगे, और जो भी हमारा नए कोर्सेस आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, उनकी आपको जानकारी सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा UP PCS स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।